नमस्कार साथियों, मैं मुकेश जांगीड़ आप सभी का अपने YouTube चैनल तक्षशिला पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारा टॉपिक है प्रस्तावना। प्रस्तावना किसे कहते हैं, प्रस्तावना से कैसे कैसे सवाल आते हैं, आज हम इन सभी बातों पर ध्यान देंगे। साथियों, प्रस्तावना एक ऐसा निर्देशक दर्शन है जो उन मुख्य उद्देश्यों को लेखबद्ध करती है जिन्हें हमारा संविधान प्राप्त करना चाहता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे संविधान का जो है उद्देश्य क्या है, उन उद्देश्यों को जो है एक प्रस्तावना के द्वारा संक्षिप्त रूप में जो है बताया गया है कि भाई इस देश का जो संविधान है वो इन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है। ये जो प्रस्तावना है वो ये बताती है कि हमारा देश की जो है शासन व्यवस्था कैसी होगी, हम अपने नागरिकों को कौन कौन सी सुविधाएं दे रहे हैं, हम अपने नागरिकों का कल्याण किस प्रकार से करना चाहते हैं, हमारा जो देश है वो किस प्रकार का होगा। तो इन सभी बातों का जो है प्रस्तावना उल्लेख करती है। हमारे संविधान के अंदर जो प्रस्तावना है वो अमेरिका के संविधान से जो है प्रभावित है। दुनिया में सबसे पहले प्रस्तावना का जो विकास है वो अमेरिका ने किया। रूसो वहाँ का एक प्रसिद्ध विद्वान था अमेरिका का, और उसने किताब लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और उसी किताब के अंदर उसने सबसे पहले प्रस्तावना का जो है उल्लेख किया था। उसके बाद में जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो उसने भी अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। तो इस प्रकार दुनिया का पहला जो देश है जिसने प्रस्तावना को स्वीकार किया वह है अमेरिका। उसके बाद में ऐसे कई सारे देश हैं जिन्होंने भी जो है अपने संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख किया है, और उनमें भारत भी एक है। हमने भी जो है जब हमारे संविधान का निर्माण किया तब हमने अनेक देशों के संविधानों का जो है अध्ययन किया, और ये हमने संविधान सभा में पढ़ा भी था। जब हमने अमेरिका के संविधान का जो है अध्ययन किया तब हमें वहाँ से कई अच्छी चीज़ें जो है देखने को मिली, जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका है, जैसे उपराष्ट्रपति का पद है, उसमें एक प्रस्तावना भी शामिल है, ठीक है, मूल अधिकार है। तो ऐसी कई सारी विशेषताएं हैं जो हमने अमेरिका के संविधान से जो है ग्रहण की है, और उनमें से जो है एक जो है विशेषता है वो प्रस्तावना है। हमें लगा कि भाई हम भी अपने देश के संविधान का निर्माण कर रहे हैं, और इसमें जो है हमें भी क्या करना चाहिए, एक प्रस्तावना का उल्लेख करना चाहिए। इस प्रकार जो विचार है प्रस्तावना का, वो विचार जो है वो हमने कहाँ से ग्रहण किया है, वो हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। लेकिन जो ये प्रस्तावना की जो भाषा है, जैसे हम भारत के लोग भारत को इस प्रकार का राज्य बनाना चाहते हैं, अपने नागरिकों को इस प्रकार की स्वतंत्रताएं, समानताएं, ठीक है, तो इस प्रकार का न्याय देना चाहते हैं। तो इस प्रकार की जो ये लैंग्वेज है वो हमने ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। तो समझने वाली बात यह है कि भाई एक संविधान के अंदर प्रस्तावना होगी, ये जो विचार है वो तो हमने कहाँ से लिया है, वो हमने अमेरिका से लिया है। लेकिन जो प्रस्तावना की जो भाषा है कि भाई जो है भाषा किस प्रकार लिखी गई है कि भाई हमारे देश का जो संविधान है वो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही लिख रखा है कि हम ऑस्ट्रेलिया के लोग ऑस्ट्रेलिया को जो है इस प्रकार का राज्य बनाना चाहते हैं, उसके जो है नागरिकों को इस प्रकार की स्वतंत्रताएं, समानताएं, बंधुत्व की भावनाएं इस प्रकार देना चाहते हैं। तो हमने भी जो है उसी भाषा के अनुरूप हमारे देश की प्रस्तावना को तैयार किया है। तो यहाँ पर दो सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट बनते हैं। एक सवाल तो ये बनता है कि हमने जो है प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया है, तो विचार हमने कहाँ से लिया है, हमने लिया है अमेरिका से। और दूसरा जो प्रश्न है वो ये बनता है कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो किस देश से प्रभावित है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। अब हम बात करते हैं प्रस्तावना की। तो ये जो प्रस्तावना से जो पहले के जो है ये दो सवाल बनते हैं, ठीक है। अब प्रस्तावना के ऊपर कौन कौन से सवाल बनते हैं वो अपन अब देखते हैं। साथियों, सबसे पहले हमें ये प्रस्तावना जो है वो याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे
हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं तथा उसके प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्रदान कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस प्रकार जो हमें ये जो प्रस्तावना है वो याद होनी चाहिए। अब अगर हमें ये प्रस्तावना याद है तो इसमें कई सारे जो है प्रश्न बनते हैं, जैसे कि एक कॉमन जो है सवाल अधिकतर पूछा जाता है और ये सवाल बार बार आता है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का कितनी बार प्रयोग किया गया है। अब हमें प्रस्तावना याद है तो हम आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं कि भारत शब्द का जो प्रयोग है वो कितनी बार किया गया है, 2 बार किया गया है। हम भारत के लोग भारत को, तो यहाँ पर जो है भारत शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो कितनी बार हुआ है, 2 बार उसका प्रयोग हुआ है। दूसरा प्रश्न ये है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि प्रस्तावना कितने प्रकार का राज्य बनाना चाहती है। जो हमारा जो देश है उसे 5 प्रकार की जो है शासन व्यवस्था का यहाँ पर वर्णन किया गया है। भाई एक तो हमारा देश होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक होगा समाजवादी, एक होगा हमारा देश कैसा होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, एक हमारे देश में होगी लोकतांत्रिक व्यवस्था और एक होती गणतंत्रात्मक व्यवस्था होगी। यानी कि जो शासन व्यवस्था का जो वर्णन किया गया है वो 5 प्रकार की शासन व्यवस्था बताई गई है। हमारा राज्य कितने प्रकार का होगा, 5 प्रकार से जो है ये विशेषताएं बताई गई है। पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है कि जो हमारा देश है वो आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से क्या है, स्वतंत्र है। आंतरिक और बाह्य रूप क्या होता है, देखो आंतरिक संप्रभुता का ये मतलब है कि हमारे देश की जो संसद है वो अगर किसी भी प्रकार का कानून बनाती है तो वो संपूर्ण भारत के ऊपर, संपूर्ण भारत राज्य पर क्या होता है, लागू होता है। ठीक है, कोई भी राज्य जो है उस कानून को मानने से इनकार नहीं कर सकता अगर न्यायपालिका उसे वैध घोषित करती है तो इस प्रकार क्या है, आंतरिक रूप से स्वतंत्र है। कोई भी जो है राज्य, कोई भी ऐसा क्षेत्र जो है उसका विरोध नहीं कर सकता। दूसरा है बाह्य रूप से स्वतंत्र, यानी कि जो भारत है वो किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। भारत अपनी जो है स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण करता है। भारत जो है अपने राज्य क्षेत्र के लोगों के लिए स्वयं कानून बनाता है। वो किसी भी विदेशी शक्ति के क्या नहीं है, अधीन बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है हमारा। दूसरा है समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य का मतलब ये होता है कि हमारे देश में समाज के कल्याण पर बल दिया जाएगा, व्यक्ति विशेष पर जो है बल नहीं दिया जाएगा, बल्कि संपूर्ण समाज का जो है कल्याण किया जाएगा। तो ये क्या है, समाजवादी व्यवस्था है। तीसरा है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का जो है मतलब ये है कि भारत देश का जो है कोई भी राष्ट्र धर्म नहीं है। भारत क्या है, धर्म निरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब ये नहीं है कि वही धर्म विरोधी है। धर्म विरोधी जो है उसका अलग जो है मतलब होता है। ये हमारा देश कैसा है, पंथ निरपेक्ष है, यानी कि किसी भी धर्म के साथ में किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी धर्मों का जो है सम्मान करेगा। इसको, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, पंथ निरपेक्ष व्यवस्था कहते हैं। चौथा जो है वो है लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, यानी कि हमारे देश में क्या होगा, लोकतंत्र होगा। जैसा कि अब्राहम लिंकन की परिभाषा है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए जो शासन है वो क्या है, लोकतंत्र है। तो ये हमारे देश के अंदर कौन सी शासन व्यवस्था होगी, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होगी। और पांचवा जो है वो है गणराज्य।
गणराज्य क्या होता है? देखो, शासन व्यवस्था होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होता है राजतंत्र, एक होता है गणतंत्र। राजतंत्र में क्या होता है कि जो राजा का जो पुत्र होता है वो उत्तराधिकार नियम के आधार पर जो है पुनः राजा बन जाता है। तो वो क्या व्यवस्था होती है, उस शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। लेकिन हमारे देश में शासन व्यवस्था कैसी है? गणतंत्रात्मक है। यानी कि जो राज्य का जो प्रमुख है, ठीक है, जो राज्य का जो प्रमुख है वो जनता के द्वारा एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है और उस निश्चित समय के उपरांत क्या होता है, उसका पद रिक्त हो जाता है और उस पद के लिए वापस चुनाव होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई एक बार जिसको चुन लिया गया है फिर उसका जो पुत्र है उत्तराधिकार नियम के आधार पर वापस चुन लिया जाता है। ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ पर नहीं है। हमारे यहाँ पर क्या है कि जो राज्य का जो प्रमुख है उसका जो है क्या होता है, चुनाव होता है। और चुनाव कितने समय के लिए होता है? एक निश्चित समय के लिए होता है। और जैसे ही वो निश्चित समय खत्म हो जाता है वो पद पुनः रिक्त हो जाता है और रिक्त होने के बाद में क्या होता है, वापस उस पद पर चुनाव होते हैं। तो ऐसी शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। तो हमारे देश में जो है ये 5 प्रकार के जो है प्रस्तावना के अंदर जो है राज्य बताए गए हैं। अब यहां पर प्रश्न कैसे आता है? प्रश्न आएगा कि भाई इसका जो है प्रस्तावना में क्रम कैसा है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे देंगे और इसका जो क्रम है वो उल्टा सुल्टा कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसका केवल क्रम याद रखना है। ठीक है, कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। तो हमें इसका क्या याद रखना है? केवल और केवल क्रम याद रखना है और यहीं से इस पर जो है यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद में है गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त प्रत्येक नागरिक को जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि जो न्याय है वो कितने प्रकार का बताया गया है? न्याय है वो 3 प्रकार का बताया गया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। यहाँ पर भी क्या करना है, हमें क्रम याद रखना है। ठीक है, कि भाई जो प्रस्तावना के अंदर जो है न्याय का उल्लेख किया गया है तो 4 ऑप्शन आ जाएंगे और 4 ऑप्शनों के अंदर ये ऑप्शन तो तीनों ही होंगे। उस 4 ऑप्शन के अंदर ये जो है तीनों प्रकार के जो है न्याय का उल्लेख होगा, लेकिन जो है क्रम सही नहीं होगा। तो उसका जो है सही क्रम अपन को जो है पहचानना होगा। और अगर सिंपल सा अगर सवाल पूछा जाए तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि भाई प्रस्तावना में कितने प्रकार के जो है न्याय बताया गया है? तो न्याय जो है 3 प्रकार का बताया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हमें यहाँ पर एक बात, इस बात का जो है ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है धार्मिक न्याय का जो है उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन के अंदर धार्मिक न्याय का जो है उल्लेख आ सकता है। तो हमें यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया गया है। सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको जो है समान अधिकार मिलेंगे और सभी व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, लिंग के हो, जन्म स्थान के हो, चाहे वो कहीं के भी हो, उनको क्या मिलेगा? समान जो है स्वतंत्रता मिलेगी, उन्हें समान अधिकार मिलेंगे। वो आराम से जो है स्वतंत्र रूप से यहाँ पर जीवन यापन कर सकता है, किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? सामाजिक न्याय कहते हैं। दूसरा है आर्थिक न्याय का मतलब है कि जो सरकारी नौकरियां हैं, जो आर्थिक जो व्यवस्थाएं हैं, उनके अंदर भी किसी भी व्यक्ति के साथ में जो है धर्म, जाति, इनके आधार पर जो है बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजनीतिक न्याय के अंदर यह है कि कोई भी जो व्यक्ति है, जैसे वो 18 साल का हो गया है तो वो मतदान का जो है उसे अधिकार मिल जाता है। तो मतदान के अधिकार में भी जो है किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो उच्च जातियां हैं उनको 2 वोट देने का अधिकार हो और जो कम पढ़े लिखे हैं या जो दूसरे लिंग के हैं उनको जो है वोट देने का अधिकार नहीं दे। तो इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं है, सबको समान अधिकार मिलेगा। कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, प्रदेश का हो, किसी भी लिंग का हो, वह व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। उसे निश्चित योग्यता अगर उसके पास में है
तो वह चुनाव लड़ सकता है और किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम के अंदर, राजनीतिक प्रक्रियाओं के अंदर, राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंदर वो भाग ले सकता है। तो यहाँ पर जो न्याय दिया गया है वो कितने प्रकार का दिया गया है? 3 प्रकार का न्याय दिया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। उसके बाद में है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यानी कि जो स्वतंत्रता दी गई है वो कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है? 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। पहला है विचार, दूसरा है अभिव्यक्ति, तीसरा है विश्वास, चौथा है धर्म और पांचवा है उपासना। यानी कि 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। यहाँ पर भी अपन को जो है क्रम याद रखना है। यहाँ पे जो अधिकतर जो प्रश्न आएंगे वो आपके जो है क्रम से रिलेटेड ही आएंगे। तो अपन का जो है सबसे पहले अपन को क्या करना है, इस प्रस्तावना को एज इट इज याद रखना है। तो यहाँ पर जो स्वतंत्रता दी गई है वो 5 प्रकार की दी गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार का मतलब होता है जो भी हमारे मस्तिष्क के अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं उनसे जो है मतलब है विचार का। हम कुछ भी सोच सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है जो हमारे मस्तिष्क के अंदर जो विचार उत्पन्न हुए हैं हम उन्हें अभिव्यक्त भी कर सकते हैं। ठीक है, अभिव्यक्त लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो हम उसे क्या कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, उस पर भी किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है। विश्वास, विश्वास का मतलब यह है कि हम किसी भी व्यक्ति विशेष पर विश्वास कर सकते हैं, वस्तु पर विश्वास करते हैं, किसी भी धर्म में विश्वास कर सकते हैं। इस पर किसी की जो है पाबंदी वगैरह नहीं है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। धर्म, अपन जो है कोई सा भी जो है व्यक्ति जो है कोई सा भी धर्म जो है मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है शांतिपूर्वक तरीके से, तो उस पर किसी भी प्रकार का क्या नहीं है, प्रतिबंध नहीं है। और उपासना, उपासना का मतलब होता है पूजा पाठ करना। अपन किसी भी प्रकार से जो है पूजा पाठ कर सकते हैं। कोई यज्ञ के द्वारा करता है, कोई हवन के द्वारा करता है, कोई जो है माला फेर के करता है, कोई जो है जैसे वो दिए वगैरह रख के करते हैं। तो अलग अलग तरीके से जो है अपन पूजा पाठ कर सकते हैं। ये हमारे उपासना का है, जो उपासना का जो है क्या है, एक तरीका है। तो उसमें जो है किसी भी विधि के द्वारा अपन जो है उसकी क्या कर सकते हैं, पूजा पाठ वगैरह कर सकते हैं। इस पर किसी भी प्रकार का क्या नहीं है, प्रतिबंध नहीं है। तो यहाँ पे अपन को जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता यानी कि समानता, समानता अपन को दी गई है 2 प्रकार की। प्रतिष्ठा में हमारे साथ क्या होगा, समानता हो गई, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अवसर की समानता होगी, ठीक है, जो सरकारी नौकरियां वगैरह है तो उसमें अपन को जो है सबको समान अवसर मिलेगा। आरक्षण एक अपवाद है, उसे अलग तरीके से जो है लगाया गया है। तो हमें जो समता दी गई है वो कितने प्रकार की दी गई है, 2 प्रकार की दी गई है, एक तो प्रतिष्ठा और एक अवसर की क्षमता दी गई है। मूल अधिकारों में अपन आरक्षण से संबंधित जो है विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करेंगे। तो प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्रदान कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, बंधुता का मतलब जो है भाईचारे की भावना का विकास करना है। और भाईचारे के विकास का जो है वो 2 बातों पे अपन को ध्यान देना है। एक तो व्यक्ति की गरिमा यानी कि व्यक्ति का सम्मान करना है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति का अपमान नहीं करे, सब एक दूसरे के साथ जो है भाईचारे की भावना के साथ में रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करें। तो इस प्रकार की अपन को जो है भावना का विकास करना है। दूसरा, अब सभी व्यक्ति आपस में जो है एक दूसरे की गरिमा करेंगे, सम्मान करेंगे, भाईचारे की भावना के साथ में रहेंगे, तो क्या होगा, राष्ट्र में एकता होगी और राष्ट्र क्या होगा, अखंडता होगी, यानी कि राष्ट्र क्या होगा, एक हो जाएगा अपने आप ही। तो जो ये बंधुता है वो अपन की 2 प्रकार की है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाली जो है बंधुता पर अपन को ध्यान देना है। बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 यहाँ पर तारीख बताई गई है कि संविधान सभा ने जिस संविधान का निर्माण किया है उसे स्वीकार कब किया गया। तो यहाँ पे स्वीकार करने की जो है स्पष्ट जो है
तारीख बताई गई है कि 26 नवंबर 1949 को जो है इसे स्वीकार कर लिया गया है। यहाँ पे जो है हिंदी कैलेंडर के अनुसार भी जो है दिया गया है कि मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। इसे भी याद रखना है, कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को जो है इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। यहाँ पे इन तीनों के जो है क्रम याद रखने हैं कि इसका जो है क्रम क्या है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भाई इसका जो है क्रम बताइए कि कौन सा क्रम जो है प्रस्तावना के अनुसार सही है। तो अंगीकृत पहला है, अधिनियमित बाद में है और आत्मार्पित जो है सबसे लास्ट में है। जो सबसे बड़ा वाला शब्द है वो सबसे बीच के अंदर है और दोनों छोटे छोटे जो शब्द है वो साइड के अंदर है। सबसे छोटा वाला शब्द इधर है और उसके बाद में इधर वाला और सबसे बड़ा वाला बीच वाला। तो इस प्रकार से थोड़ी सी ट्रिक से अपन जो है इसको याद कर सकते हैं। अंगीकृत का जो है मतलब ये होता है कि उसको अंगीकृत कर लेना, यानी कि स्वीकार कर लेना। अधिनियमित के रूप में है कि उसे कानून के रूप में अपन ने जो है इसको पारित किया है, संविधान सभा के अंदर रखा है, इस पर फिर मतदान हुआ है, उसके बाद में जो है इसे पारित किया गया है, इसलिए अधिनियमित होता है। आत्मार्पित का मतलब यह है कि हमने इसको आत्मा से जो है इसको स्वीकार किया है। तो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस प्रकार हमें ये जो प्रस्तावना है वो इस प्रकार से हमें याद करनी है। प्रस्तावना अगर हमें याद है तो हमारे 90% जो प्रश्न हैं वो बिल्कुल आसानी से जो है हो जाते हैं। तो प्रस्तावना जो है बिल्कुल अपन को याद होनी चाहिए कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्रदान कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस प्रकार हमें प्रस्तावना याद नहीं चाहिए। प्रस्तावना में सबसे ज़्यादा जो सवाल है वो उसके क्रम से पूछे जाएंगे कि जो है निम्नलिखित शब्दों का जो है क्रम क्या है। तो यहाँ पे जो है शासन व्यवस्था या राज्य के जो रूप दिए गए वो 5 प्रकार के राज्य के रूप दिए गए हैं। भारत शब्द का जो इस्तेमाल है वो 2 बार हुआ है। जो न्याय है वो 3 प्रकार का दिया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और जो स्वतंत्रता बताई गई है वो 5 प्रकार की जो है स्वतंत्रताएं बताई गई है। विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। जो समानता है वो 2 प्रकार की बताई गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। बंधुता है उसे 2 प्रकार से बढ़ाना, एक तो व्यक्ति की गरिमा के रूप में और एक राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली जो बंधुता है, भाईचारे की जो भावना है उसे बढ़ाना है। और इस संविधान को जो है अंगीकृत कब किया गया, अधिनियमित कब किया गया, आत्मार्पित कब किया गया, तो वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को। तो इस प्रकार जो है हमें प्रस्तावना याद रखनी है। तो साथियों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।